सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिल्डर के खिलाफ कंप्लेन करने का पूरा फंडा क्या है। मतलब हम एक प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं कि स्टेप वाइज कैसे कंप्लेन करनी है वेबसाइट में जाके। अगर आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, ठीक है। उसमें तो हमने सीख लिया कि वेबसाइट में कैसे जाना है, कैसे एक एक स्टेप वाइज हमने सब कुछ सीख लिया। लेकिन इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि वो जो हमने कंप्लेन करनी सीखी है वो कानून के तहत किस स्टेप को लेके चलेगी और क्या सीक्वेंस रहेगा उसका। मतलब अगर कन्फ्यूजन है आप वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें दूर हो जाएगी कि आपको किस सेक्शन में कंप्लेन करनी है, क्या क्या किस किस कंडीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और चलते हैं आगे। उससे पहले मैं बता दूं कि देखो कंप्लेन इस पूरे रेरा एक्ट में हम किस किस चीज़ों के लिए कर सकते हैं, इसके लिए तो हम काफ़ी सारी वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। आज हम समझेंगे कि जो ये कंप्लेन है ना, इसका तरीका क्या रहेगा। जैसे सेक्शन 18, सेक्शन 31 और सेक्शन 63, ठीक है। ये तीन सेक्शन है जो कि कंप्लेन के बारे में बताते हैं। अब इन तीनों का ही तरीका अलग अलग है, तो सीक्वेंस से चलते हैं कि कब बिल्डर को किस काम में कैसे लपेटना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सेक्शन 18 क्या कहता है। सेक्शन 18 देखो तीन ही सेक्शन पढ़ने हैं। सेक्शन 18 सबसे पहले कहता है, ये थोड़ा हल्का सेक्शन है। ये कहता है अगर आपको बिल्डर से कोई भी दिक्कत है तो रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पनसेशन आप मांग सकते हो, पर क्या कंडीशन है वो समझते हैं। सबसे पहले एक एक चीज़ पढ़ेंगे। इफ़ द प्रोमोटर फेल्स टू कंप्लीट और इज़ अनेबल टू गिव पोजेशन ऑफ एन अपार्टमेंट, या तो वो कंप्लीट करने में उस प्रोजेक्ट को फेल हो गया या फिर वो पोजेशन देने में फेल हो गया उस प्लॉट का, अपार्टमेंट का या बिल्डिंग का जो भी आपने बुक कराया था, इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट फॉर सेल एज द केस मे बी डिली कंप्लीटेड बाय द डेट स्पेसिफाइड देयर इन। जो भी अग्रीमेंट टू सेल आपके बीच में साइन हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था, उसमें जो भी कंडीशन लिखी थी वो फुलफिल करने में बिल्डर फेल हो गया। सिंपल। बी पॉइंट कहता है या तो ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हिज बिजनेस, उसने अपना बिजनेस ही बंद कर दिया एज अ डेवलपर ऑन अकाउंट ऑफ सस्पेंशन और रेवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट। या तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है रेरा में वो सस्पेंड हो गया या उसका रिवोक हो गया, किसी भी तरीके से उसने अब एज अ डेवलपर काम करना बंद कर दिया, ठीक है। आपने तो पैसे दे दिए, उसने बाद में बीच में कुछ भी किया होगा, कुछ भी चीज़ें हुई, कोई भी इवेंट हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया कैंसिल। ये दो रीज़न हो गए। इन तरीके से वो आपको पोजेशन देने में फेल हो गया या फिर वो अपने वादे पूरे करने में फेल हो गया। ही शैल बी लायबल ऑन डिमांड टू द अलॉटीज इन केस द अलॉटीज विशेस टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोजेक्ट। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को, इसमें रहना चाहते हैं अभी भी, क्योंकि डेवलपर तो हो गया भैया बर्बाद, आप रहना चाहते हैं या नहीं। आप कहेंगे, अब आपके पास ऑप्शन है, आप कहेंगे हाँ मैं इस प्रोजेक्ट में रहना चाहता हूँ, तो बिल्कुल अलग केस है। अगर आपने कहा कि नहीं हम तो इससे विड्रॉ करना चाहते हैं, इन केस पढ़ते हैं देखो, टू रिटर्न द अमाउंट, अगर आपने विड्रॉ करने का सोच लिया फ्रॉम द प्रोजेक्ट विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर रेमेडी अवेलेबल, आप अलग रेमेडीज़ ले सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। टू रिटर्न द अमाउंट, जो भी आपसे पैसा लिया था वो रिटर्न किया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट अपार्टमेंट, प्लॉट और बिल्डिंग विद इंटरेस्ट एट सच रेट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड इन दिस बिहाफ। आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होगा वो भी हम आगे जानेंगे कि इंटरेस्ट क्या रहता है, लेकिन आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको वापस किया जाएगा। ये कौन सा सेक्शन कहता है? 18। तो अगर आपको बिल्डर से कोई भी दिक्कत है, बिल्डर की साइड से कोई भी दिक्कत है, तो आप सेक्शन 18 का हवाला देके बिल्डर से ही बोल सकते हैं कि भैया देखो सेक्शन 18 में लिखा है मैं रेरा जाऊंगा, उससे अच्छा है कि आप मेरा पैसा विद इंटरेस्ट अभी वापस कर दो, ठीक है। ये सिंपल सॉर्टेड है, आप दोनों के बीच में भी हो सकता है, नहीं हुआ तो रेरा कोर्ट्स तो हैं ही। प्रोवाइडेड, एक प्रोवाइजो है इसमें, दैट वेर एन अलॉटी डज नॉट इंटेंड टू विड्रॉ। अगर आप कहोगे कि नहीं यार मैं विड्रॉ नहीं करना चाहता हूँ फ्रॉम द प्रोजेक्ट, चाहे वो बर्बाद भी हो गया लेकिन मैं तो रखूँगा इसमें पैसा, देखते आगे कौन कंटिन्यू करेगा, कोर्ट क्या डिसाइड करता है। उसके बाद क्या होगा, ही शैल बी पेड बाय द प्रोमोटर, क्योंकि आपका पैसा तो फंस गया। अब प्रोमोटर आपको क्या देगा? इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ ऑफ डिले। जब भी आपका जितने भी महीने डिले होते रहेंगे उसके हिसाब से वो इंटरेस्ट आपको देता रहेगा। आपका पैसा वहाँ सेफ है, आप इंटरेस्ट लेते रहो और जब बन जाएगा तो पोजेशन ले लेना। समझ गए? तो इसमें पोजेशन विद इंटरेस्ट या फिर पूरा पैसा रिफंड विद इंटरेस्ट, आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज़ करते हैं, ठीक है। ये है सेक्शन 18। नाउ अब है इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द प्रोमोटर शैल कॉम्पनसेट द अलॉटीज इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड। अब अगर लैंड का टाइटल ही डिफेक्टिव निकल गया, देखो फर्स्ट में हमने पढ़ा कि वो बर्बाद हो गया, किसी भी तरीके से उसका रिवोक हो गया, रिजेक्ट हो गया, जो भी उसका लाइसेंस था एज अ डेवलपर उसने डिसकंटिन्यू कर दिया,
सेकंड में हम पढ़ रहे हैं कि लैंड का जो टाइटल है जिस ज़मीन पे वो बना रहा है उसी पे विवाद है, केस है, या फिर वो डिफेक्टिव टाइटल है। डिफेक्टिव टाइटल मतलब जिसके पास ओनरशिप है उसने काम शुरू नहीं किया, उसने परमिशन नहीं दी, कुछ भी डिफेक्ट हो सकता है। इस केस में क्या होगा, ऑन विच द प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड और हैज़ बिन डेवलप्ड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड, ठीक है। एंड द क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। अगर ये सेकंड वाला केस होता है, लैंड का डिफेक्टिव टाइटल है, तो इस केस में भी आपको जितना लॉस हुआ है वो सब दिया जाएगा। और किसी भी एक्ट में कोई भी अगर बातें लिखी गई है, आप अगर कहीं और भी केस करना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम रेरा एक्ट, तो वो भी आपको कोई भी बार नहीं करता, ठीक है। दोबारा से पढ़ते हैं। द प्रमोटर शेल कॉम्पनसेट करेगा आपको सभी अलॉटीज को इन केस ऑफ एनी लॉस कॉज टू हिम ड्यू टू डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड ऑन विच द प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड और हैज बिन डेवलप्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड एज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। एंड द क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन जो भी होगा अंडर दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी बार्ड बाय लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ठीक है। तो इसमें जो भी कॉम्पनसेशन का अमाउंट हुआ वो भी आपको बार नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉम्पनसेशन आपको कितना मिलेगा, वो अगर इस एक्ट में बार हो गया तो आप किसी और एक्ट में नहीं जाते, या फिर वो कुछ ऐसा डिसाइडेड होगा कि बस आपको वहीं पे सेटिस्फाई रहना है, फिर आप कोई और केस नहीं डाल सकते। बिल्कुल डाल सकते हो, आपके साथ जो जो चीज़ें हुई है वो आप सब कुछ क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड द क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर दिस सबसेक्शन आपको बार नहीं करता बाय लिमिटेशन प्रोवाइडेड अंडर एनी लॉ। किसी और लॉ में लिमिटेशन दी है वो आपको बार नहीं करता, वो आपको नहीं रोकता अपना क्लेम लेने से, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं, मतलब सिंपली आप समझ गए ना कि इसमें कब लेना है, जब डिफेक्टिव टाइटल ऑफ लैंड होगा तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा, ठीक है। थर्ड वन इज इफ द प्रोमोटर फेल्स टू डिस्चार्ज एनी अदर ऑब्लिगेशन, अगर वो कोई भी अपनी ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने में फेल होता है इम्पोज्ड ऑन हिम अंडर द एक्ट, या फिर कोई रूल्स या फिर कोई रेगुलेशन जो भी बना है उसमें वो काम करने से फेल होता है, इस केस में क्या होगा, ही शैल बी लायबल टू पे क्या, कॉम्पनसेशन टू द अलॉटीज इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट में जो भी उसको कॉम्पनसेशन के लिए बोला गया है वो ज़रूर देगा। तो तीन चीज़ें इसमें कवर होती है। सबसे पहले भैया वो एज अ बिल्डर ही, डेवलपर ही बंद कर दिया किसी भी वजह से। सेकंड इज लैंड का टाइटल ही डिफेक्टिव निकला तो भी आप कॉम्पनसेशन मांगोगे। थर्ड वन ये बोलता है कि अगर वो कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है, इस एक्ट के यहाँ रूल बने हैं उसके, कोई रेगुलेशन बना है, या फिर आपके एग्रीमेंट टू सेल में जो भी लिखी है बातें, अगर वो सब तोड़ता है तो आप बिल्कुल फ्री हो कॉम्पनसेशन लेने के लिए। अब वो कॉम्पनसेशन क्या होगा वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट तो मिनिमम है ही है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें सेक्शन 18 बोलता है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप सेक्शन 18 का हवाला दे सकते हैं, ओके। अब इससे थोड़ा बड़ा सेक्शन होता है, बड़ा मीन्स थोड़ा सा ग्रेव कॉन्सिक्वेंस में आता है, सेक्शन 31। उससे पहले हम देखते हैं 18 कब कब लगेगा। पोजेशन डिले, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट, फॉल्स एडवर्टीजमेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम तीनों पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट का जो फंडा है वो समझिए कि इंटरेस्ट जैसे बोलते हैं कि आपको आपका रिफंड मिलेगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो भी होता है वो हमेशा क्या होता है, SBI का MCLR प्लस प्रिस्क्राइब्ड रेट। अब आप कहोगे ये क्या टेक्निकल टर्म है, लेकिन समझ लो, मैं सब लिख के लाया हूँ। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का MCLR, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बोलते हैं इसे हम। MCLR ये वो रेट है जिस रेट्स, मतलब जो मिनिमम रेट है जो कि SBI अपना उधार किसी को देगा, ठीक है। MCLR का मतलब होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट इज द मिनिमम इंटरेस्ट रेट अ बैंक मस्ट चार्ज फॉर लोन, जो उसको मिनिमम चार्ज करना ही पड़ेगा कोई भी लोन, कोई भी उधारी देने से पहले। और ये कौन तय करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, ठीक है। इससे नीचे अगर आप दोगे तो आपको एक्शन फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एक्सेप्शन में लिया है, RBI परमिट करता है तो आप दे सकते हो। लेकिन MCLR वो है जो मिनिमम रेट वो किसी भी लोन के लिए आपको देगा ही देगा, ठीक है। तो ये इतना तो रेट रहेगा ही, इतना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ही, प्लस प्रिस्क्राइब्ड रेट, और ये हमेशा जनरली होता है 1% या 2%। तो हमेशा क्या आता है, जब भी रेरा का आप कोई ऑर्डर देखोगे ना तो उसमें लिखा रहेगा आपको किस बिल्डर के अगेंस्ट होगा, तो आपको लिखा रहेगा MCLR प्लस 1%, MCLR प्लस 2%, मतलब इतना ही रहता है जनरली, 1% मोस्टली रहता है। तो MCLR प्लस 1% के हिसाब से आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, या फिर आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। समझ गए MCLR। नाउ अब आगे चलते हैं इसमें। तो अब चलते हैं सेक्शन 31 में। 31 कहता है फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, ठीक है। अब आप बिल्कुल पोर्टल पे आ चुके हो, जो मैंने सिखाया है प्रीवियस वीडियो में। अब आपको कंप्लेंट फाइल करनी है सेक्शन 31 में, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो कैसे कंप्लेंट फाइल होती है, दो है इसके सब पॉइंट्स। सबसे पहले कहता है कोई भी एग्रीव्ड पर्सन है वो एक कंप्लेंट फाइल कर सकता है अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी
के पास जाएगी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाएगी, एज द केस में भी कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी वायलेशन और कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट में कोई भी प्रोविजन बिल्डर ने तोड़ा, कोई भी रूल तोड़ा, रेगुलेशन तोड़ा, आप सीधा 31 की कंप्लेंट फाइल करते हो। मेड देयर अंडर अगेंस्ट एनी प्रमोटर, अलॉटी और रियल स्टेट एजेंट, ये किसी के अगेंस्ट भी हो सकती है। आप कर रहे हो, आप एज अ अलॉटी हो, प्रमोटर के अगेंस्ट कर सकते हो। रियल स्टेट एजेंट, इसमें मैं वीडियो बना चुका हूँ, सेक्शन 9 एंड 10 होता है, तो उसके अगेंस्ट भी कंप्लेन हो सकती है। और अलॉटी के अगेंस्ट भी हो सकती है। हो सकता है आप पैसे ही नहीं दे रहे हो, भैया सब कुछ रेडी है, पैसा नहीं दे रहे हो, मेरा फ्लैट फंस गया है, मैं किसी और को नहीं बेच पा रहा हूँ, बिल्डर भी कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, कोई भी केस हो सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब सेक्शन, पर्सन का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन, अलॉटीज, ये सब चीज़ें कवर है इसमें। ओके, नाउ ये समझ गए आप, सेक्शन 31 की कंप्लेन किसी के भी अगेंस्ट हो सकती है। सेकंड इज द फॉर्म, मैनर एंड फीस फॉर फाइलिंग कंप्लेंट। सब सेक्शन 1 शैल बी सच एज में बी प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा रूल्स रेगुलेशंस में उतनी फीस होगी। जनरली इसकी फीस 1000 रुपये होती है, 1000 से 2000 के बीच में वेरी करती है। वो बहुत, अभी तक तो काफ़ी टाइम तक 1000 रुपये थी, शायद अब 1500 या 2000 भी हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं है फीस। ठीक है, वो सब ऑनलाइन प्रोसेस है, वो मैं सिखा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। तो ये सेक्शन 31 की कंप्लेंट, जब कोई भी रूल रेगुलेशन कुछ भी आपके साथ हुआ तो आप सेक्शन 31 की कंप्लेंट फाइल कर देंगे। 18 पे आप देख सकते हैं कि भैया हमें दे रहा है नहीं दे रहा है। 18 हुआ सबसे पहले पहला स्टेप, नई बात बनती 31 है, उसके बाद भी बात नहीं बनती भाई। देखो इसके अगेंस्ट फैसला आ गया 31 में, सब कुछ हो गया, नहीं मान रहा भाई बिल्डर, 63 पे जाओगे। 63 बेसिकली इसका एग्जीक्यूशन होता है। अब इसमें क्या हो जाता है, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय द प्रमोटर। अथॉरिटी ने कुछ ऑर्डर दे दिया, अब प्रमोटर उसको कंप्लाई नहीं कर रहा, तो आप जाओगे फिर से फाइल करोगे सेक्शन 63। इफ एनी प्रमोटर हु फेल्स टू कंप्लाई विद और कंट्रावीन्स एनी ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ द अथॉरिटी, ही शैल बी लाइबल टू अ पेनल्टी फॉर, अब एवरी डे बेसिस पे उस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी, विच में बी क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड, कब तक, 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट तक जा सकती है। हर दिन के हिसाब से काउंट होगी और उसके पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू का 5% भी वो हो सकती है। अब देखो ना, 100-200 करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, उसका 5% भी निकालोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, 5-5 करोड़, मतलब कितनी भी पेनल्टी हो सकती है अगर वो अथॉरिटी का ऑर्डर नहीं मानता है तो। ठीक है, तो फिर सबसे पहले 18 में ट्राई करोगे, फिर 31 में भी ऑर्डर आने के बाद भी बात नहीं मानता तो सेक्शन 63 पे जाओगे, उसको एग्जीक्यूट कराओगे और पेनल्टी बढ़ जाएगी। ओके, अब क्या इसके बाद कोई स्टेप नहीं है भाई, इसके बाद भी बहुत तगड़ा स्टेप है, वो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किया क्योंकि वो अपने आप में बहुत अच्छा स्टेप है। उसको हम बोलते हैं रिकवरी सर्टिफिकेट। अगर आपने यहाँ पे भी नहीं माना तो यहाँ से रिकवरी सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, जिसे हम बोलते हैं आरसी इशू हो गई। आरसी इशू हो गई तो आरसी इज़ अ वेरी बिग टर्म, उसमें आप फिर बिल्डर को वो कंप्लाई करना ही पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर देती है अथॉरिटीज़। ठीक है, डीएम ऑफिस से बंदे आते हैं, उसका मतलब बहुत ये एक सरदर्दी वाला काम है, इसलिए आरसी इशू तक पहुंचने नहीं दिया जाते हैं बहुत सारे केसेस को, इसके बीच में सेटल कर लिया जाता है। ठीक है, अब ये सेक्शन 63 भी हो गया। ओके, अब इनकी कंबाइंड पावर देखो, 18, 31, 63 बहुत पावरफुल है तीनों। सबसे पहले, सब शुद्ध हिंदी में, पहले कंप्लेन फाइल करो सेक्शन 31, रिफंड इंटरेस्ट क्लेम कर लो 18 में। ठीक है, उसके बाद भी बिल्डर ऑर्डर फॉलो नहीं करे तो फिर पेनल्टी के लिए, मतलब एग्रावेटेड पेनल्टी, बहुत ज़्यादा ये अगर फिर एक्सटेंड हो जाएगी पेनल्टी, किस में, सेक्शन 63 में। तो 31 में कंप्लेन फाइल करोगे, उसमें 18 भी समझाओगे आप कि भैया मुझे रिफंड इंटरेस्ट या जो भी चीज़ें हैं 18 के अकॉर्डिंग दे दो। ओके, हो गया सेटल, बात खत्म। नहीं माना 63 एग्जीक्यूट कराओगे, पेनल्टी बढ़ जाएगी। नहीं माना 63 में भी तो आरसी इशू होगी, फिर तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये है इसका पूरा कंबाइंड यूज़। ठीक है, तो अब आपको बताना है वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले यार कि आपको वीडियो एक्चुअल में अच्छी लगी। शेयर करो इसको बाकी लोगों के साथ, और अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड है, कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, तो आप बता सकते हैं कॉमेंट में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।